खबर इस वक्त ये आ रही है कि यूक्रेन में 18वें दिन भी रूस के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। जैसा कि हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि इसमें रेड अलर्ट के सायरन जो हैं वो भी यहां पर बजते जा रहे हैं। 18वां दिन है, लगातार इंटेंसिटी युद्ध की बढ़ती जा रही है। जो तीव्रता है हथियारों की वो और ज्यादा तेज होती जा रही है। लवीव, खिरसन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, जो ये थ्योरी की बात हो रही थी कि रूस नहीं चाह रहा कि आम लोगों पर निशाना साधे, हमने देखा अस्पताल में उसने हमला कर दिया। आज भी वहां के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि देखिए जो कॉरिडोर दिया था वहां पर हमला कर दिया। तो क्या ये थ्योरी जो है ये इस पर अब सवाल धीरे धीरे उठने शुरू हो गए हैं, या ये फ्रस्ट्रेशन है या प्रोपेगेंडा वॉर है? जरा इस बारे में थोड़ा समझाइए। प्रोपेगेंडा वॉर बहुत महत्वपूर्ण है और प्रोपेगेंडा वॉर चल भी रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर के साथ साथ रूस ने अब लगभग 1/3 से ज्यादा देश पर अपना कब्जा भी कर लिया है महज 18वें दिन की शुरुआत तक। यानी सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी वाले इलाके से लगभग यूक्रेन को पूरी तरह से काट दिया है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा खरसन में उन्होंने अपना मेयर लगा दिया। चर्नीहाइव में मेयर ने अपनी जान लेना बेहतर समझा, लेकिन उन्होंने रूस का की सहायता नहीं की, लेकिन वो भी उनके कब्जे में है। कई शहर अब रूस के कब्जे में आ गए हैं। उत्तर का काफी इलाका रूस के कब्जे में आ गया है 17 ही दिनों में। और अब ये जो मेन लड़ाई है वो केवल कीव तक सिमट कर आ गई है, क्योंकि खार्किव में जो रूस बार बार वार कर रहा है, या फिर मारियोपोल में अब उसके टैंक शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं, ये दिखाता है कि डॉनबास का इलाका उसने ले लिया है लगभग। और यही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा भी थी। चाहे औपचारिक कब्जे की लड़ाई चल रही है, लेकिन अब यहां पर जमीनी स्थिति क्या है कि अन्य जगहों से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या और रक्षा के उपकरण हो, कमी तो है। सप्लाई लाइन अब रूस इंटरडिक्ट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो अब यहां क्या किया जा रहा है? एक फौज का एक प्रिंसिपल है, मस्ट प्रोटेक्ट, यू शुड प्रोटेक्ट, कैन प्रोटेक्ट। अब यानी जिसकी रक्षा बहुत जरूरी है, जो कर सकते हैं, जो कर भी सकते हैं, तो कर भी सकते हैं और कर सकते हैं से अब जरूरी जिसकी रक्षा करनी है वहां सब सैनिक साजो सामान लाए जा रहे हैं। और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो, टैंक्स हो, आर्मर्ड कॉलम्स हो, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या एटीजीएम हो। मैं गौरव आपके पास आऊंगा। एक खबर आई इस वक्त, उसकी जिक्र भी कर दें, वो भी अहमियत रखती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में चौथे दौर की बातचीत होगी। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। जल्द ही चौथे दौर की बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी रूस और यूक्रेन के बीच में। हम आपको यह भी बता दें कि ज़ेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया था कि हम यरूशलेम में बातचीत कर सकते हैं। अब इससे पहले जब बात हुई थी टर्की में तो वहां कुछ ठोस निकलकर नहीं सामने आया था। लेकिन श्वेता, ये बातचीत क्या जरूरी नहीं है कई लिहाज से? एक तरफ युद्ध की विभीषिका हम देख रहे हैं, एक तरफ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो महिलाएं यहां से निकलकर चली गई हैं अलग अलग देशों की सीमाओं में, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो गई हैं। इसको लेकर यूएन ने भी स्टेटमेंट दिया। तो कई पहलू युद्ध के हैं। क्या ज़ेलेंस्की इस बातों को समझ रहे हैं कि, या फिर वो जो देश की अस्मिता वाली थ्योरी है वो ज्यादा हावी है और उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देने की तैयारी में है? बड़ी कुर्बानियां पर कितनी, मतलब न सिर्फ वो महिलाएं हैं बल्कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस ओर गए हैं। और जब आप मतलब देश की सीमाओं को, सरहदों को छोड़ कर गए हैं, जो एक तरह से समझ लीजिए कि पीढ़ियों की पीढ़ियां इसमें युद्ध में झोंक दी गई हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी लड़का, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, डॉक्टर बनना चाह रहा हो, लेकिन उसे अभी हथियार पकड़ना है। भीषण अगर होती गई जंग तो कितने बचेंगे उसमें से? तो परिवार के परिवार तो तबाह हो रहे हैं। महिलाएं जो बाहर ले जाई जा रही, जो बाहर जा रही हैं, वो किन हालात में वहां पर उन रिफ्यूजी कैंप से आगे बढ़ रही हैं, जिस देश में जा रही हैं वहां से उन्हें किस तरीके का आगे बढ़ने का समर्थन मिल पा रहा है? कोई भी देश दूसरे देश से आए शरणार्थी पर फोकस नहीं करता है, सीधी सी चीज है। और लोग अगर यहां से निकलने को मजबूर हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी तो आ ही जाती है। और उसमें ज़ेलेंस्की को लेकर ये चीज आ जाती है कि अब लड़ाई उनकी केवल रही नहीं। क्या एक रूस से जिस तरह का टकराव है, या तो आप टक्कर ले लीजिए, जैसा उन्होंने कल कह दिया, ठीक है, बातचीत की बात है, उन्होंने कह दिया कि कीव की मतलब बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो कैप्चर नहीं होगा। तो अब सीधे तौर पर अगर बर्बाद हो जाए तो क्या उसके लिए आप तैयार इस समय बैठे हैं? एक राष्ट्रपति के तौर पर शायद उन्हें भी ये सोचना है कि उनके लोगों की जान किस तरीके से बच सकती है। अगर बातचीत होनी है तो भले ही युद्ध विराम न हो, लेकिन बोली विराम तो होगा कहीं पर तो अब आपको जो सार्वजनिक बयान आप दे रहे हैं जी,
उस तरह की बातचीत में उससे पहले उन बयानों में भी नरमी आनी पड़ेगी। वो मंशा कहां दिख रही है ये समझ नहीं आ रहा है शुभांकर। युद्ध से नतीजा नहीं निकलेगा, सब जानते हैं, और जेलेंस्की पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है अपने देश को बचाने की। नहीं तो यही सवाल है, क्या अब उन्होंने इसको प्रतिष्ठा को जिद बना लिया या व्यक्ति विशेष की जिद जो है वो पूरे देश पर भारी पड़ रही है? गौरव सावंत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं, बड़ी भीषण बर्फबारी हो रही है। अब बर्फबारी यहां पर हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन क्या बातचीत के जरिए कोई ठंडाहट जो है वो यहां देखने को मिल सकती है? और जो ये खबर हमने ब्रेक की, ये कितनी अहमियत रखती है? अगर दोनों ही देशों के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया, जी अगर रवैये में परिवर्तन नहीं आया तो नहीं, क्योंकि यहां पर अब आर पार की लड़ाई है, ये जनता मान चुकी है और जनता चाहती है कि ये लड़ाई रुके। लोगों के मतलब जानमाल का जितना नुकसान हुआ है, कल पहली बार औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि उनके करीब 1400 सिपाही यूक्रेन के शहीद हुए हैं इस युद्ध में। यही नहीं, जो इससे बड़ी त्रासदी आप ये देखिए, हाड़ कपाने वाली है सर्दी। 0 से 5 डिग्री कम है इस समय तापमान यहां पर, लेकिन इन बर्फीली हवाओं की वजह से वो 5 डिग्री एक्चुअली -8 लगता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको फाड़ के निकल जाएगी ये सर्दी, इस तरह की सर्दी है इस इलाके में। लेकिन उसके अलावा ये कहा गया, यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कहा लगभग 10 लाख लोग देश छोड़ने पर इस समय मजबूर होंगे, क्योंकि उनके पास ना बिजली आ रही है, ना उनके पास गैस जा रही है। 2 प्रमुख सप्लाई लाइंस रूस ने तोड़ दी है। ऐसा उन्होंने ये आरोप लगाया कि ना गैस है लोगों के घर में जिससे उनके घर गर्म रह सकते हैं, ना बिजली है उनके घरों में, इसीलिए वो घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग और शेल्टर्स में आ रहे हैं लोग। शेल्टर्स में भी उनको मदद करने में मुश्किल हो रही है। तो अब अगर बातचीत के जरिए इसका हल नहीं निकला तो ये एक तरह से आर पार की लड़ाई है। रूस अब उसकी शक्ति उसकी जो लॉजिस्टिक्स चेन में कहा जा रहा था शुरू में समस्या आ रही है, अब 90 मील का इलाका है बेलारूस से लेकर कीव का। 90 से उन्होंने लगभग 85 पार कर ही लिया है, 80-85 पार कर लिया है, और वो सप्लाई चेन अब उनकी नहीं टूट रही है। तो उनके पास ईंधन भी आ रहा है, उनके टैंक भी आ रहे हैं, उनके गोले भी आ रहे हैं, और अब वो फाइनल असॉल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो दौर की बातचीत है, इसमें अगर कोई मिडिल ग्राउंड निकले तो निकले, लेकिन इसके बाद फिर वो निर्णायक लड़ाई ही होगी राजधानी कीव के लिए, तख्ता पलट के लिए। और नेटो के साथ जो सेना एक्सरसाइजेस करती आ रही है, उनके हथियार इस्तेमाल करती आ रही है, उनको हटाने के लिए, उस लक्ष्य से रूस अब आगे बढ़ रहा है।